सुनिए, कहिए, सुनिए, कहिए, कहते कहते बातों में प्यार हो जाएगा। रेडियो एसएन, दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें। रेडियो एसएन, दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें। आप सभी लोगों का हमारे इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे तो अतिथि हैं, हमारे जो डिग्निटरी हैं वो हैं एक शिक्षाविद, एक टीचर, एक ट्रेनर, डॉक्टर रॉय क्षमेंद्र जी। बाकी मैं डॉक्टर रॉय सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में हमें बताएं, वो कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। डॉक्टर रॉय, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आई सिंसियरली होप कि आज की ये पॉडकास्टिंग आपके साथ बहुत एन्चेंटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आई ओपनिंग होने वाली है। सो प्लीज सर, आप कहाँ हैं? मैं वर्तमान में बॉम्बे में हूँ, मुंबई शहर में, और एक शिक्षाविद, एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय के तौर पे काम करता हूँ जी। और मेरा जुड़ाव पारिवारिक रूप से, मेरी माताजी भी शिक्षाविद रही हैं, वो संस्कृत के विद्वान हैं और उनसे ही प्रेरणा और अपने पिता के कर्मठ व्यक्तित्व से प्रेरणा लेके मैंने इस क्षेत्र में पदार्पण किया। और आप सभी के सहयोग से, गुरुओं के आशीर्वाद से और कृपा से आज मैं अपने आप को इस योग्य पाता हूँ कि मैं सभी लोगों को किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी अवसर पर कुछ प्रेरित कर सकूं, कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान, कुछ अनुभव शेयर करके सबके जीवन को अधिक मूल्यवान बना सकूं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रॉय सर। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, रॉय सर कई आईआईएम्स के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के फैकल्टीज़ हैं, रेगुलर फैकल्टीज़ हैं, ट्रेनर हैं, थिंकर हैं। उनके जो प्रोग्राम्स डिज़ाइन होते हैं, बनते हैं, उसमें वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे बेबी आईआईएम्स के वो एक तरीके से, आई मस्ट से, मेंटर हैं। और डॉक्टर रॉय ने एक बहुत ही एन्चेंटिंग और ऐसी बुक एक प्रोड्यूस की है, ऐसी बुक एक लिखी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। स्पेसिफिकली डॉक्टर रॉय ने टाटा इंडस्ट्रीज की कुछ पॉलिसीज को, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, उनके अंदर के विचारों को समझा और फिर एक बुक लिखी विच इज कॉल्ड टाटानेस। आज हम डॉक्टर रॉय से इसी किताब के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बस मैं आगे बढ़ने से पहले इतना ही जानना चाहूँगा कि आपका जो मेजर कंट्रीब्यूशन टीचिंग में, या जो कंट्रीब्यूशन रहता है, वो कौन कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ आईआईएम्स में रहता है, कौन कौन से में रहता है? मैं जिस तरह से इस चीज़ को शुरू करना चाहूँगा कि मुझे प्रेरणा मिली टाटा ग्रुप से, टाटा ग्रुप के फाउंडर्स से। जो टाटा ग्रुप के फाउंडर्स थे, उनका ये कहना था कि समाज और हमारे आसपास का वातावरण हमारे केवल व्यापार का साधन नहीं है, बल्कि इस माध्यम से हम उनकी सेवा कर सकते हैं और वो एक स्टेक होल्डर हैं हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में। इस चीज़ से प्रेरणा लेके मैंने अपनी पढ़ाई की, पीएचडी की, और सौभाग्य से मुझे 2 बार इसमें स्कॉलरशिप जे.एन. टाटा ट्रस्ट से मिली। जब मेरी ये शिक्षा पूरी हो गई तो मुझे अपने गुरुजनों के साथ में ये महसूस हुआ कि जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, जो कुछ मैंने प्राप्त किया है, उसको मुझे सभी लोगों के साथ बाँटना चाहिए। विशेष तौर पर जो युवा आईआईएम हैं, जो हम जिनको कहते हैं कि नए आईआईएम्स हैं, उनके अंदर इंडस्ट्री के लिए, समाज के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स को तैयार करना जो कि एथिकली, इंटीग्रिटी से और सर्विस से, प्रिंसिपल्स जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं सर्विस के, उसमें काम कर सकें। इस तरह का मैनेजरल मैन पावर तैयार करने के लिए मैं युवा आईआईएम्स के साथ में क्लास लेता हूँ, सेशंस लेता हूँ, जो युवा हमारे पढ़ते हैं उसमें। प्रमुख रूप से मैं सिरमौर,
रोहतक, जम्मू, अमृतसर और अन्य कई आईआईएम्स में इस तरह के सेशंस लेता हूँ। उसके साथ में सौभाग्यवश जो मेरे अपने कोलीग्स हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो दूसरे व्यापारों में हैं, वो भी जब टाटा ग्रुप की किसी घटना से या किसी प्रेरणा स्रोत से जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ भी अपने सेशंस लेता हूँ। प्रमुख तौर पर मेरा ध्यान इस बात पे रहता है कि टाटा समूह के जो नेतृत्व है, उनके द्वारा पिछले 150 वर्ष से ज़्यादा जो अनुभव है, जो उनकी ह्यूमिलिटी है, जो इंटीग्रिटी है, जो एथिकल इंटीग्रेशन है और जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, उसको नई जनरेशन्स को ट्रांसफ़र कर सकूँ। और ये काम मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक ट्रांसफॉर्मर के तौर पे करता हूँ। इसमें किसी तरह का कोई लाभ मैं नहीं देखता हूँ। एक पर्पस है, एक मिशन है, एक सोसाइटियल कंट्रीब्यूशन है जिसके प्रति मैं अपने आप को दृढ़ पाता हूँ, अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा छोटा-सा कंट्रीब्यूशन है। यही मैं चाहता हूँ कि मेरा देश और मेरे देश के युवा सही रास्ते पर चलें, एथिकल रास्ते पर चलें, नई-नई चीज़ें सीखें और अपने आप को, देश को स्थापित करें। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिप्शन, जो एक नॉर्मल रूटीन एक लेमैन को भी समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से हमारी देश की सोसाइटी को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कि आप बहुत ही ऊंचाई से पढ़कर आए हैं, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में आप नॉर्मल लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच सर। यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी बुक की बात शुरू करते हुए, आपकी बुक का जो टाइटल है वो अपने आप में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज कॉल्ड टाटा नेस। टाटा नेस, मतलब आई मीन रियली आई वॉज इंट्रीग्ड इफ एट ऑल आई कुड गेट होल्ड ऑफ दिस बुक एंड कैन रीड। मुझे सबसे पहले तो यही बताएं डॉक्टर साहब कि टाटा नेस टाइटल कहां से आपके जहन में आया? हाउ एग्जैक्टली यू reached to this title? What exactly did you mean by that? Thank you, sir. It's a very interesting question, and I'm really thankful to you for asking such a question. There is a word which we commonly use in our life which is called goodness. Yes. How goodness can be good or can be made better. Mm-hmm. If you draw inspiration from an institution, a brand, a leadership like Tata, right. So inspiration from the Tata Group, its leadership, its legacy, attached with the goodness which is reflected by this act, Right, is sir. what Tata-ness is all about. Tata-ness is again an effort to have a continuous learning reflection from what has been happening and may happen in the future, and making sure the core values are aligned to the group. Plus, the practicing of Tata-ness is something which is dedicating oneself to nation building, which is the core of Tata-ness, philanthropy, which is the spirit of Tata-ness, and always remaining humble, actionable, professional, and individual. जब हम रतन टाटा साहब की बात करते हैं, सौभाग्य से मेरा उनसे मिलना हुआ, 1-2 बार हमारी मुलाकात हुई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैंने उनको देख करके जो एक ओज होता है, जो एक ऊर्जा होती है, जो एक रिफ्लेक्शन होता है, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि शायद इस चीज को और लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसी विचार से मैंने इस किताब को रचा, गढ़ा और इसकी रचना की। उस आशीर्वाद का लाभ ये हुआ कि इसके कई पाठक, अब मुझे बाहर से भी, विदेश से भी फोन आता है कि हमने इसको पढ़ा, इसको और हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन प्रैक्टिसेस को हम अपने इंस्टीट्यूशन में और कैसे कॉपी कर सकते हैं, क्या हम इस पे एक केस स्टडी डेवलप करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे कि इस सिचुएशन में ये मोस्ट इंटीग्रल, ये मोस्ट एथिकल एस्पेक्ट है। और उस तरह से एक नई लीडरशिप का निर्माण प्रेरणा से हुआ और यही मेरा समझता हूँ कि मेरे जीवन का एक मिशन है कि मैं किस तरह से लोगों को प्रेरित करके सही रास्ते पे ला सकूं और उनकी प्रगति में सहयोगी हो सकूं। Amazing. Over to you. That's so beautiful, sir. Beautifully described. यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, मासूम सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है
यू हैड सर्टनली बीन प्रिविलेज्ड वन जो रतन टाटा साहब से मिल सके, उनसे बातचीत कर सके, उनके सामने आ सके। बहुत ही मासूम सा सवाल, जिस वक्त रतन टाटा साहब से आप मिले, आमना सामना हुआ, उनको आपने देखा, कोई शब्द नहीं, मतलब कोई वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं हुआ होगा तब तक, हाउ डिड यू फील लुकिंग एट हिम? रतन टाटा सर और टाटा सर के अलावा बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं टाटा ग्रुप में जो कि हम अपने करियर ग्रोथ में, अपने करियर पाथ में इंस्पायर होते रहते हैं। पर जो सबसे सामान्य चीज जो होती है कि हम उनसे उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं या वीडियो में देखते हैं, लेकिन जब आपका सामना होता है तो आपकी एक ऐसी छवि आती है और एक अंतर मन से ऐसी भावना आती है कि काश मैं इनसे कुछ ऐसा प्राप्त कर सकता, या इनको देख करके आपको एक ऐसी प्रेरणा होती है कि काश मैं इनका 10% या 5% या 1% भी अचीव कर लूं, चाहे वो रहने या जीवन शैली की सिंप्लिसिटी हो, साधारण हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, कईयों बार ऐसा हुआ है कि रतन टाटा साहब से हाथ मिलाने के लिए सैकड़ों लोग कतार में हैं और उन्होंने सबसे हाथ मिलाया। उन्होंने कैंटीन में उन लोगों के साथ भोजन किया जो कि पायदान में काफी पीछे थे। वाह, उन्होंने ऐसे बच्चों को इंस्पायर किया, तो जिस तरह से एक ज्योति पुंज होता है, हम हिंदी में शब्द है एक ज्योति पुंज, जिसको देख करके आपको स्वप्रेरणा होती है कि काश हम भी ऐसा कुछ करते, काश हम भी इनसे कुछ सीखते। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ क्वालिटीज जो मुझे हमेशा से इंस्पायर की और जब मैं मिला तो वो बहुत रीइंफोर्स हुई, वो उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी थी। जब मैं बॉम्बे हाउस गया, वहां मैं नौकरी करता था, और ये कहानियां हमारे पास, जैसे हमारे यहाँ चित्र कथाएं होती हैं, उस तरह से हमारे कानों में ये कहानियां, छोटे छोटे किस्से पढ़ते गए कि ऐसा हुआ तो फिर इसमें ये हुआ, ऐसा हुआ तो इसमें ये हुआ, ऐसा हुआ तो इसमें ये हुआ, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसी घटना का ये नतीजा निकला। ये धीरे धीरे ये भावना रीइंफोर्स होती है कि काश हम भी ऐसा कुछ कर सकें। तो जैसे किसी को देख के आपको प्रेरणा होती है, एक आपके अपने जीवन की एक लहर आती है, वो अनुभव मुझे हुआ जब मैं उनसे पहली बार मिला। और जैसे एक मूक दर्शक होता है, उस तरह से मैं बस उनको निहार रहा था कि क्या रिएक्शन दूं इस, मतलब एक छवि ऐसी मन में बनी थी और उसको साक्षात देख के मैं उनको कुछ देर निहारता ही रहा। उसके बाद फिर ये सौभाग्य मिला कि बातचीत हो और एक्सचेंज हो। ये मेरा अपना पहला अनुभव रहा रतन टाटा सर के साथ। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। बिकॉज रॉय साहब, मुझे आपकी बात सुनते सुनते एक सच्ची घटना याद आ रही है। मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि रतन टाटा साहब किसी अनाथालय में गए, वहाँ पर बच्चों से वो मिले और उनके साथ खेले वगैरह वगैरह। उसके बाद जो वो चलने लगे तो एक बच्चा उनकी ट्राउज़र पकड़कर, उनके पैर पकड़कर लटक सा गया, मतलब चिपट गया। तो उन्होंने पूछा, बेटे तुमको कुछ चाहिए, क्या हो गया? तो कहता, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट विश टू लुक एट यू फॉर सम टाइम। तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगा उन्हें। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया बेटे? कहता, नहीं मैं आपको देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा ना, और जब आप वहाँ आएंगे तो मैं आपको पहचान पाऊँ। हाउ क्यूट वाज दैट? जो क्वालिटी ऑफ बीइंग सो हम्बल, करेक्ट, so simple and yet so revered is one unique example of Mr. Ratan Tata. वेरी राइट सर, वेरी वेरी राइट, बहुत खूब। तो There are many जी, industrialists, there are many philanthropists, there are many aspiring personalities, there are many Nobel Prize winners, but the inspiration you draw, और जो एक हिंदी का शब्द है स्वस्फुरित, जी वो जो जी जी, स्फूर्ति आपके अंदर आती है उनके व्यक्तित्व के सामने आने से, वो कोई और अनुभव मुझे अभी तक जीवन में नहीं हुआ। आई स्वेयर, आई अंडरस्टैंड सर। आप बता रहे हो और गूज बम्स मेरे को हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इस तरह की पर्सनैलिटी के सामने आकर कैसा महसूस होता होगा। ओह गॉड। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और आपके बुक की बात करते हैं। तो जो आपका बॉम्बे हाउस में एक्सपीरियंस रहा, उनकी कोर थीम्स आपने समझी और फिर उनको आपने अपनी बुक में उतारा टाटा नेस के नाम से।
मेजरली आप आई प्रिज्यूम आपने बहुत सारी थीम्स के बारे में बातचीत की होगी, क्योंकि टाटा इंडस्ट्रीज अपने आप में बहुत इथिकल नाम है, हिंदुस्तान में भी क्यों, अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन कौन कौन सी थीम्स, मेजर थीम्स थी जिनके बारे में आपने इस बुक में लिखा सर? तो सबसे बड़ी बात जो इस बुक के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ कि स्वयं के लिए काम करते हुए भी आप कैसे समाज के लिए या देश के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, ये सीखिए। हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों की परंपरा में सिखाया जाता है कि स्वयं से पहले दूसरे के बारे में विचार करिए। एक छोटा सा इंसिडेंट है जुबली डायमंड का, कि एक समय ऐसा भी आया कि टाटा स्टील को चलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन टाटा परिवार के सदस्यों ने उनके पास जो भी रत्न थे उनको गिरवी रख के इसलिए पैसा लिया ताकि जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें समय से दी जा सके। ये भी एक प्रेरणा की बात है कि मैं अपनी संपत्ति इसलिए दांव पर लगा रहा हूँ, मैं अपनी संपत्ति इसलिए गिरवी रख रहा हूँ ताकि औरों के घर चल सके, औरों का चूल्हा जल सके। उसी तरह से एक इंस्टेंस है ताजमहल होटल का जो घटा। हर व्यक्ति अपनी जीवन को लेकर के असुरक्षित महसूस करता है, खासतौर पे जब ऐसी परिस्थिति हो जाए तो। लेकिन असली बहादुरी बंदूक लेकर लड़ने में नहीं है, वो तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। असली बहादुरी है निहत्थे होके उन लोगों के साथ सहारा बन के खड़े होने में जो कि इस परिस्थिति में आ गए हैं कि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। उन परिवारों को समर्थन देना, उन पुलिस के कर्मचारियों को समर्थन देना, उन लोगों का इलाज कराना, ये व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं किया गया। ये सोच का परिणाम था जो करीब 15 दशकों से टाटा समूह के अंदर धीरे 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 करके इनग्रेन हुई थी। और ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। इस क्वालिटी को मैंने कई चैप्टर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके अलावा भविष्य कैसा होगा इसकी कल्पना करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जेआरडी टाटा साहब इस बारे में बहुत विचार करते थे और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, हैप्पी इंडिया का कॉन्सेप्ट। जी। ही डिड नॉट वांट द individual industrialist or businessman to be happy. He wanted the country to be happy. He wanted the nation to be happy. और इसलिए उन्होंने बहुत से ऐसे उपक्रम शुरू किए, चाहे वो स्पोर्ट्स को एनकरेज करना हो, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना हो, नए नए उद्योग व्यापार लाने हो, नई नई जगहों पर जाकर के नए लोगों से मिलना जुलना हो। और ये सब इतनी सिंप्लिसिटी से करते थे कि किसी को इस चीज का आभास नहीं होने देते थे कि ये मैं कर रहा हूं। अपने समूह के माध्यम से देश की ओलंपिक टीमों को स्पॉन्सर करना, जो उद्यमिता की बात हम आज करते हैं, उस एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत एक्चुअली उस समय में हुई थी, आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले, जब हमने एक टूटे हुए पुराने मोटर कंपनी के इंजन से एक ट्रक की कंपनी खड़ी कर ली, जब हमने एक छोटे से 2 इंजन के हवाई जहाज से एयरलाइंस की कल्पना कर ली, जब हमने एक ऐसी जगह में स्टील की फैक्ट्री लगाई जहां स्टील के बारे में दूर दूर तक किसी को मालूम ही नहीं था। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है, जो कि पूरे देश को खुश रखना चाहती है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रखना चाहती है, उस बारे में सोचना, उस तरह से काम करना, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि लोगों को मालूम पड़े। और इसीलिए उन चैप्टर्स को मैंने, उन घटनाओं को मैंने अपनी पुस्तक में इंक्लूड किया। बिजली हमारे देश में बंबई में आई है, लेकिन बिजली की कल्पना करना उस समय अपने आप में स्वप्न की कल्पना करने के समान था कि जब रात में चारों तरफ रोशनी होगी। हम लोग इस देश में थे, अंग्रेजों के शासन के बावजूद हमने कभी बड़े अच्छे होटल भारतीयों ने नहीं देखे थे। अपने देश के लोगों के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि उनको भी विश्व स्तर का अनुभव मिले, वो भी देखें, वो भी प्रेरित हो। तो सही मायने में टूरिज्म की नींव अगर रखी गई, होटल बना करके या शिपिंग चालू करके, वो एक क्वालिटी है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो लीडरशिप की क्वालिटी है। साइलेंटली काम करना है, सबके लिए काम करना है, और सबसे बड़ी बात, हर देश का नागरिक प्रसन्न होना चाहिए। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, मैं आपकी जानकारी बताऊं, इस पुस्तक में एक चैप्टर मैंने लिखा है, हैप्पीनेस इंडेक्स वाज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन टाटा ग्रुप। हाउ हैप्पी योर एम्प्लॉइज आर, हाउ सेटिस्फाइड दे आर। दिस बिकेम अ कॉन्सेप्ट इन भूटान after 50, 60, 70 years. Happy place to work, best place to work competition started 2 decades back. But how happy or satisfied or contented
Is our employee workforce, how happy or contented is our stakeholder? हमारा ग्राहक कितना खुश है, वो हमारा पैरामीटर है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट जो है कई चैप्टर्स में रिफ्लेक्ट हुआ है जब आप उसको पढ़ेंगे, और मुझे लगता है इससे प्रेरणा लेके और भी बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। काफ़ी समय पहले बात हो गई होगी सर, अप्रॉक्सीमेटली 10 years, somehow I met a person who actually had been working with Tata Sky, डिश टीवी के बिजनेस में, केबल टीवी के बिजनेस में, जी, टाटा स्काई। एंड देन ही वॉज अ वेरी एक्सट्रीमली सिंपल एम्प्लॉय, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन टेक्निकली फाइन, डिशेस लगाया करते थे, तो लगा रहे थे मेरे घर पे और मैं यूं ही बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक बात कह दी जो मेरे दिल में कहीं पर चिपक के रह गई। मैं यूं ही प्रोफेशन की बात कर रहा था, भाई पहले कहाँ काम करते थे और टाटा में काम करते हुए कितना वक्त हो गया वगैरह वगैरह। देन दिस गाय मेरा स्टेटमेंट कि साहब मुझे जितना वक्त हो गया है टाटा में काम करते हुए वो तो चलो ठीक है, लेकिन मैं अब टाटा छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? नहीं ठीक है, अच्छी है, टाटा इज़ अ गुड कंपनी। कहते नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं है सर, बात ये नहीं है, हमको चाहे 2000 रुपये कम मिल जाएं लेकिन हम रहेंगे टाटा में ही, क्योंकि साहब इतना ख्याल रखती है कंपनी कि बस बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है, ऐसा लगता है जैसे माँ बाप हैं हमारी कंपनी। बिल्कुल सीधा साधा सा इंसान था सर, लेकिन उसके जो शब्द थे वो मैं समझ पा रहा था कि कितने डीप, वो शायद शब्दों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो उसने अपनी कंपनी को अपना माँ बाप ही कह डाला। हाउ ब्यूटिफुल, मुझे लगा यार। फिर इसके बाद खैर पता चला और भी रिसोर्सेस से कि इथिक्स में टाटा का कोई जवाब नहीं, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़। कई बार उनके शिपमेंट्स जो हैं वो एयरपोर्ट पे या पोर्ट्स पे फंस गए और उन्होंने एक भी पैसे की ब्राइबरी नहीं दी। उन्होंने कहा रख लीजिए सारा सामान, हम नहीं देंगे, हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं। इवेंचुअली अथॉरिटीज़ को उनके सारे शिपमेंट्स रिलीज करने पड़े कि साहब टाटा तो ब्राइबरी नहीं देगी। वाओ, दीज आर कॉल्ड एथिक्स। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सी चीज है जी कि मैं किस चीज को शुरुआत कर रहा हूँ, क्या मैं एक अच्छी आदत डाल रहा हूँ? जी, वो अच्छी आदत आगे जाके कितना बड़ा वटवृक्ष बनेगी, इसकी कल्पना वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से इस बात पे दृढ़ हो कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। और जब परिवार का मुखिया ये कहे कि काम नहीं करेंगे, नहीं होगा, हमको स्वीकार है, पर गलत काम हम नहीं करेंगे, तो पायदान पे खड़े हुए आखिरी आदमी को भी इस बात का विश्वास रहता है कि अगर मैं गलत काम नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट। गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला ड्राइवर से लेकर बिल्डिंग के दरबान तक को अगर ये विश्वास है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा तो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव कार्य नहीं होगा, मेरे ध्यान रखा जाएगा। मेरी यही योग्यता है कि मैं अपना काम पूरी कर्मठता से, पूरी ईमानदारी से करता हूँ। दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष है, हम इस देश में कई व्यापारिक घरानों को जानते हैं। जी जी। कई व्यापारिक घरानों के बारे में कहावतें भी बनी हैं। कभी कभी हंसी मजाक में लोग एक दूसरे को कुछ उनका नाम लेके भी कह देते हैं, लेकिन कभी आपने कोई ऐसी कहावत सुनी है जिसमें कि टाटा समूह के बारे में कोई नेगेटिव बात कही गई हो? नेवर एवर, कभी नहीं सुने। टाटा समूह में काम करने का सबसे बड़ा आपको मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि टाटा समूह का कोई छोटा जो कर्मठ व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, उससे लेकर के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों को भी अपना विजिटिंग कार्ड भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वाह। अगर वो किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो दो चीजों की गारंटी है कि जो भी अधिकारी होगा वो सबसे पहले तो ये सुन करके कि आप टाटा समूह से आए हैं, आपको प्रायोरिटी से टाइम देगा। दूसरी चीज, वो आपको बिठा करके आपसे कुछ सीखने की चेष्टा करेगा कि काम तो आप आए, बड़ा सुलभ हुआ, अच्छा हुआ, पर हमें अपने बारे में, अपने समूह के बारे में, अपने काम के बारे में बताइए ताकि हम भी कुछ सीख करके अपने सिस्टम में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने लोगों में इम्प्लीमेंट कर सकें बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये टाटा समूह का ऑरा है, ये इम्पोर्टेंट है। और यही चीज जनरेशन ऑन जनरेशन लोग काम करते हैं। एक पुश्त में ऐसे भी परिवार को जानता हूं जिसकी चौथी पुश्त विदेश से पढ़ के आकर भी टाटा समूह में काम करती है। जी जी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं
जिनके बेटे की नौकरी लगने में पिता ने उसके विवाह से बड़ा आयोजन किया इस प्रसन्नता में कि मेरा बेटा टाटा समूह में अब काम करता है। क्या बात है। ये जो छवि है, ये जो निष्ठा है, वो अनबीटेबल है, अनपैरेलल है और अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। विश्व की किसी कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि लोग नौकरी प्राप्त करना एक समूह में अपने आप में गर्व का अनुभव करते हैं। जी, अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। वाओ। It's a cause of celebration. I क्या have बात है। physically visited that place. I have Right. physically visited that event. He said, मेरे बेटे की नौकरी टाटा ग्रुप में लग गई, इससे बड़ा सपना सच हो नहीं सकता है। और उसने काफी पैसा बैंक से निकाल के पूरी अपनी जो उनके आसपास का समाज था, 150 परिवार थे, उनको उन्होंने भोजन कराया। वाह। एक विवाह जैसा आयोजन किया, टेंट तंबू लगा करके, कि ये मेरे लिए अचीवमेंट की बात है कि मेरा बेटा मेरा सपना सच कर रहा है और टाटा ग्रुप में इसकी नौकरी लग गई, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। ये एक प्रेरणा की चीज है। मेरे पास एक बहुत उच्च अधिकारी मिले थे, उनका इंटरव्यू हुआ, 2 जगह नौकरी लगी, अपने पिताजी के पास गए, उन्होंने बताया कि पिताजी 2 जगह से ऑफर आया है, एक ऑफर मुझे टाटा ग्रुप की कंपनी से आया और एक ऑफर मुझे दूसरे ग्रुप से आया है। दूसरे ग्रुप वाले मुझे सालाना 20,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, करियर शुरू कर रहे थे इंजीनियरिंग से। तो उनके पिताजी जो कि सीनियर आदमी थे, उन्होंने कहा एक काम करो, दूसरा ऑफर वापस भेज दो, ये ऑफर पूजा में रख दो ऑफर लेटर, और दीपक जला के भगवान से प्रार्थना करो कि इसके बाद तुमको नौकरी तलाशने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, बहुत खूब। तो जिस Beautiful. कंपनी का जॉब का ऑफर आप अपनी पूजा में रखते हैं और दीपक जला के देवता से प्रार्थना करते हैं यस। कि आजीवन इसमें सेवा करने को मिले, इससे बड़ी बात कुछ हो क्या नहीं हो सकती। सकती है भला। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, आपने सुना टाटा कितनी इथिकल, किस तरीके के थीम्स, किस तरीके के थॉट प्रोसेसेस रखती है। और रॉय साहब फॉर्चुनेट रहे। रॉय साहब ने मतलब ही वाज फॉर्चुनेट एनफ टू वर्क विद टाटा एंड मीट रतन टाटा साहब। और जो कुछ भी उन्होंने सीखा फिर इस बुक में उन्होंने लिखा, टाटानेस। तो चलिए डॉक्टर रॉय साहब, आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्री रियलिटीज़ होती हैं वो तो आपने अच्छी तरीके से देख ली और वो चीज़ आपने जी टाटानेस में लिखी भी। फिर जी टाटा के अंदर जो इथिक्स थे वो भी आपने देखे और वो भी आपने लिख दिए। ऑलराइट। जी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस बुक का जिस्ट हम निकालें, इससे हम कुछ सीखने की कोशिश करें, टाटा की जो थीम्स थी, टाटा की जो इथिक्स थे, उनको देखते हुए आज के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चलिए एक जेनरिक बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशंस की। वी विल नॉट नेम एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हियर एक्सेप्ट टाटा, कि वो किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आज की डेट में, और वो ये टाटा से एक्चुअली क्या सीख सकते हैं। देखिए, मैं समझ सकता हूं सर, लेट मी वर्बलाइज इट। हो सकता है कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शनेबल लगे, लेकिन कई सारे ऑर्गेनाइजेशन माइट फील एंटेगनाइज्ड कि साहब हम टाटा से क्यों सीखें, वी विल इन्वेंट आवर ओन व्हील। हम क्यों सीखें साहब, हमारे थिक्स हमारे हैं, हमारी वैल्यूज हमारी हैं, हम कुछ भी करके अपना धंधा कर रहे हैं, वी आर इन बिजनेस, वी आर नॉट इन चैरिटी। तो व्हाट एग्जैक्टली शुड, और अब वो बहुत ही पोलाइटली अगर सीखने की कोशिश करें तो क्या तो परसिस्टेंट चैलेंजेस आज के ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं सर, और क्या वो टाटा से सीख सकते हैं? it's a very very important question. Two things which are very important, and I think everybody will learn from this podcast this, and will be the biggest takeaway. Please cultivate curiosity among yourself. Curiosity is something which will make the culture develop. यस सर। आप किसी से न सीखना चाहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप एकलव्य हो जाएं, जी। आप स्वयं में अर्जुन बने, पर स्वयं में अर्जुन बनने के लिए मत्स्य की जो नेत्र है उस पर ध्यान करना होगा, और वो है क्यूरियोसिटी। आपके अपने संस्थान के अंदर जो कल्चर है, आपके अंदर संस्थान में जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो किन वजहों से जुड़ रहे हैं और कैसे उनको उस ढर्रे पर लाया जाए ताकि संस्थान का निर्माण हो, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएटर बने। बहुत सी कंपनियां हैं जो लीडर फैक्ट्री हैं, उनके यहाँ से लोग निकलते हैं, बड़ी कंपनियों में सीईओ हो जाते हैं, बड़े
ऊंचे ओहदों पे पहुंच जाते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो ऐसा कल्चर कल्टीवेट करती हैं कि लोग वहां जाके काम करना चाहते हैं। जी। आप अपने संस्थान में वो क्यूरियोसिटी का कल्चर लाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, लीडरशिप जितनी हम्बल और सिंपल होगी, उतनी जल्दी इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस करेगा, उतना अच्छा उस इंस्टीट्यूशन का कल्चर होगा। एथिक्स से आप कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे अगर आपने ये दो चीजें अपने अंदर भर ली, क्योंकि सिंप्लिसिटी से आप गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे, क्यूरियोसिटी से आप सही रास्ते पर आ जाएंगे, और पर्सनल एडवांसमेंट की जगह जब आप ग्रुप का एडवांसमेंट सोचेंगे, जब दूसरों का एडवांसमेंट, तो आपका कल्चर फॉर श्योर, विदाउट लुकिंग एट अदर एस्पेक्ट्स, विल बी अ यूनिक कल्चर इन इटसेल्फ। बहुत सी छोटी संस्थाएं हैं जो इन चीजों पे काम करती हैं और वो विश्व स्तर की संस्था बन जाती हैं, इसलिए कि उनका कल्चर ही उस तरह से डेवलप किया। उनके जो फाउंडर्स थे उन्होंने उन चीजों पे काम किया, हम्बल रहे, क्यूरियस रहे, और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ह्यूमैनिटी के साथ में, मैनकाइंड के साथ में, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज विश्व के जितने बड़े नेता हैं उनमें ये 3-4 क्वालिटीज हैं, और ये क्वालिटीज उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ट्रांसफर होती हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरा आपसे शेयरिंग है इस वाओ, विषय पे। अमेजिंग, दैट्स रियली टू ब्यूटीफुल सर। ये बिल्कुल सही बात है अगर हम लोग गहराई से सोचें, और ये चीज़ कुछ प्रबुद्ध ऑफिशियल्स को कंपनी की एक ऑब्जेक्टिवली थीम बनाने में काम आएगा अगर वो इस चीज़ को गहराई से समझे, क्योंकि इसके क्यूमुलेटिव असर आएंगे। ठीक है, टाटा भी अपने आप में एक बिजनेस हाउस ही था, ऑफ कोर्स दे वर इन बिजनेस, लेकिन कई कई मीनिंग्स, कई कई ऑब्जेक्टिव्स, कई पॉलिसीज उनकी इस तरह की थी कि अगर, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी बिजनेस लोगों से होता है। बिजनेस इज फॉर पीपल, फ्रॉम पीपल। और लोगों को ही हम ढंग से ट्रीट ना करें तो बिजनेस कहाँ से रन हो पाएगा। एंड टाटा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। दैट वाज सो क्यूट। सो डॉक्टर साहब, ये सारी की सारी चीज़ें जो टाटा की पॉलिसीज़ की बात हो रही है, या फिर हम चलिए एक सेकंड के लिए टाटा को हटाएं और सिर्फ इथिक्स की बात करें। आप आईआईएम्स में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ के यंग प्रोफेशनल्स को, हमें मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स को जन्म दे रही हैं, जिनके मोटे मोटे तौर पे हमें यही समझ में आता है। कोई एक नॉर्मल रूटीन इंसान यही समझेगा, आईआईएम से निकला बच्चा मतलब 1 करोड़ का पैकेज, बस। अब वो उसने पढ़ा क्या, उसके दिमाग में क्या है, कितनी इथिक्स है, कितना है, वो कोई बॉदर नहीं करता, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते कितनी मेहनत करी उस बच्चे ने। बट द पॉइंट इज, आप उन बच्चों को जो कि मैंने ऐसे ही एक नंबर बोल दिया, 1 करोड़ का पैकेज वगैरह वगैरह, उन बच्चों को आप सिखा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव्स को, उनकी समझ को, क्योंकि वो भी देखिए यंग माइंड है, मेलिएबल है, बदले जा सकते हैं, उनके यंग ब्रेन्स को जो कि बिल्कुल भूखे हैं सीखने के लिए, उनको इथिकल लीडरशिप आप कैसे सिखाते हैं सर? इसमें कई पक्ष हैं। शुरुआत में मैं ये टटोलने का प्रयास करता हूं कि समूह जो है, जो भी छात्र हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत विकास के आगे की बात सोच करके इस जगह आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम एक तुलना करते हैं पैकेज से, पर हम इसको अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें, या इस परिप्रेक्ष्य से देखें कि वो व्यक्ति जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि दूसरे नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उसने इतना संघर्ष करके, इतना एग्जाम दे के, अपने ब्रिलियंस को शार्पन करके, अपनी इंटेलिजेंस पे काम करके एक ऐसे संस्थान में एडमिशन लिया है जहां से वो दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। जहां तक आर्थिक पैकेज का सवाल है, किसी भी चीज का मूल्य उसकी योग्यता के अनुपात में ही आंका जाता है। अब आपके प्रश्न का उत्तर, इसी योग्यता को शार्पन करने के लिए, इसी योग्यता को उभारने के लिए, इसी योग्यता के ऊपर काम करने के लिए मैं ये सेशंस लेता हूं। इन सेशंस में पहली चीज होती है व्यक्तिगत एथिक्स और व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग।
personal belief, personal understanding of ethics, and how ethics is important in your life. There can be a situation of a dilemma in any mind. जब एक साधारण उदाहरण देता हूँ कि जब प्लेट में एक ही बिस्कुट बचा होता है और 4 लोग बैठते हैं, जी। तो उन 4 लोगों में ऐसे 3 लोग कौन हैं जो ये विचार करते हैं कि अब ये मैं नहीं लूँगा, ये जिसका अधिकार होगा या जिसने नहीं खाया होगा या जिसकी इच्छा होगी उसके लिए मैं छोड़ दूँगा। ओ बाप रे! ओके, उदाहरण ओके। छोटा सा है, जी, लेकिन जी, उन जी, जी। 4 में ऐसे कौन 3 हैं या ऐसे कौन 2 हैं या ऐसा कौन 1 है जो अपना नियंत्रण रख के अपनी सोच से काम करता है। और उन्हीं में ऐसा भी एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि ये मैं ही लूँगा और किसी को ना मिले। जी। ये एथिक्स का बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। ये सैक्रिफाइस का या ह्यूमिलिटी का एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है करेक्ट सर। कि क्या मैं अपना हक छोड़ कर के दूसरे के लिए कुछ कर सकता हूँ। आईएम्स में पैकेज या सर्विस एक अलग एस्पेक्ट है, उसका मेजर अलग है। ये कंपनियाँ निर्धारित करती हैं, लेकिन एथिक्स का मेजर एक बहुत हाई है। ये बच्चे जो मेरे भी प्रोफ़ेसर्स हैं, जैसे मैंने उनसे सीखा, वो ये सीखते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सके। वो कंपनी की प्रॉफ़िटेबिलिटी में हो सकता है, वो नए प्रोडक्ट लॉन्च में, नई सर्विसेज़ में हो सकता है, नई-नई कंपनियाँ शुरू करने में हो सकता है, नए-नए विचारों के मंथन में हो सकता है। तो केवल उसको पैकेज से तुलना मत करिए। जो मैं सिखाता हूँ, वो इन सारे माइलस्टोन्स के ऊपर आप किस तरह की लीडरशिप रिफ्लेक्ट करेंगे, आप किस तरह से लोगों को बेनिफिट पहुँचाएँगे, उसके ऊपर बात होती है। टेक्नोलॉजी पे मैं बात कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, जिसमें मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो यूनिवर्सल बेनिफिट के लिए आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को कैसे एक कॉर्पोरेट सिस्टम में आप डिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे आप एक पर्सनल ब्रांड बन सकते हैं ऐसा काम करके जो कि एथिकल लीडरशिप हो, जो सोशली बेनिफिशियल बिज़नेसेस हों और देश को मजबूत करने पे काम कर सके। और मेरे को बता के खुशी होगी आपको कि लगातार स्टूडेंट्स के आइडियाज़ मेरे पास आते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा करें तो इसका क्या परिणाम होगा? फॉर्च्यूनेटली मेरे जॉब के दौरान भी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करने का मौका मिला। भारत देश में एंटरप्रेन्योरशिप पे हम लगातार काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। हम स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे थे, नया फोरम है। कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो नई चीज़ क्या ला सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। उससे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली और वो भी मेरे लिए पढ़ाने में बहुत सहायक हुआ। और मैं आपको गर्व से कहना चाहूँगा कि सिर्फ पैकेज के ऊपर ध्यान ना दें, उसकी योग्यता और समाज को दे सकने की उसकी क्षमता पर ध्यान दें। और यही उसकी तरक्की का पैमाना और यही सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि स्वयं को भूलकर समाज के लिए आप आगे क्या कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए शायद मुझे छात्रों का और अध्यापकों का और प्राध्यापकों का और बाकी कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट मिलता है कि सर आप आइए और इस तरह के सेशंस लीजिए। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। राइट सर। ओवर टू यू। आई गॉट योर पॉइंट सर, आई सिंसियरली गॉट योर पॉइंट। एंड इसी वजह से दीज आर द ओनली रीजंस हमारे पास जो आईएम्स वगैरह से जो बच्चे निकल के आते हैं, फिर वो लीडरशिप पोजीशंस में पहुंचते हैं और फिर बेहतर क्वालिटी की चीज़ें या बेहतर क्वालिटी का समाज हमारे सामने मिलता है हमें। जी, स्वाभाविक है। अच्छा पुष्प होगा तो उसकी सुगंध भी अच्छी सभी और फैलेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। रॉय सर, आपने अभी भी बताया आप स्टूडेंट्स लेवल पर जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उस पर भी काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पर भी काम आप कर रहे हैं। तो जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए भाई ठीक है 5-6 साल हो चुके हैं उन्हें, 7 साल हो चुके हैं उन्हें काम करते हुए, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर स्ट्रेटजी बनाएं या किस तरीके से वो समाज को कंट्रीब्यूट करें सो दैट दे कैन ग्रो? तो छोटी सी चीज़ कहूँगा, पहले अपने बारे में सोचने से पहले सोचिए कि मेरे काम से समाज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। वाओ, ओके, एक पेंट की दुकान में पेंट के डब्बे में रंग होता है, लेकिन जब वो दीवार पर लगता है तो आँखों में सुंदर लगता है, एक स्थान की शोभा बढ़ाता है। तो मैं समाज में पहले क्या दे सकता हूँ, वो अगर आप निर्णय ले सकें। इसमें आपका भी उदाहरण लूँ, आपने एक निर्णय लिया कि मैं अच्छी चीज़ों को फैलाऊँगा, लोगों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा, है ना? तो आप एक माध्यम बने, माध्यम से आपको एक
मौका मिला लोगों से मिलने का और उसका परिणाम ये हुआ कि अच्छी चीज़ें समाज में खुशबू की तरह फैल रही हैं। अच्छे शब्द लोगों तक के कानों तक पहुँच रहे हैं। अच्छे विचार लोगों में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट गुड पार्ट इज़ आप पास अनुभव है, आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप योग्य हैं। अब ये सोचने का प्रयास करें कि जो दूसरे जो समाज में लोग हैं, उनको मैं कैसे एंटरटेन कर सकता हूँ, उनको मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। उसी में से व्यापार का आइडिया निकल आएगा। आपको ऑलराइट। अलग से जाके कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कल अगर आप ये देखें कि एक व्यक्ति को क्या मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पहले जिसको जो अक्षम थे वो बैसाखी के भरोसे चलते थे। पर किसी व्यक्ति ने सोचा कि क्या इसको जयपुर फुट लगा करके अपने आप नहीं चलाया जा सकता? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उद्देश्य था व्यक्ति को बल प्रदान करने का, स्वतंत्रता प्रदान करने का। उससे अपने आप व्यापार निकल के आ गया। अगर आप पास 5 वर्ष का अनुभव है, आप फार्मा इंडस्ट्री में हैं, क्या ऐसे ड्रग्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करूँ तो लोगों का भला हो सकता है? आपको अपने आप बिज़नेस आइडिया आ जाएगा। तो राइट अगर सर। आप उस तरह से सोच और एंटरप्रेन्योरशिप में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। हमको ये सिखाया गया उद्यमिता में कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका डिलीवरेबल प्रॉफिट नहीं है, आपका डिलीवरेबल सर्विस है, आपका डिलीवरेबल प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट कहाँ से डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, उसके लिए आपको पहले उस समस्या को आइडेंटिफाई करना होगा जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। राइट सर, एब्सोल्युटली। तो मछली पकड़ने के लिए पहले आपको जाल डालना पड़ेगा। वो जाल है आपकी सोच का कि समाज की क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं जिनको कि मैं एड्रेस कर सकता हूँ। फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि समाज उसको अपने आप स्वीकारेगा। उसका रिजेक्शन नहीं होगा। वो प्रोडक्ट सर्विस कभी रिजेक्ट नहीं हो सकती जिससे समाज का ओवरऑल बेनिफिट हो रहा हो। उस प्रक्रिया में आप प्रॉफिटेबल होते हैं। ऑफ ये कोर्स। एंटरप्रेन्योरशिप में और आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप पे होती है। यू बिकम अ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेशन एंड देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। जितना मुझे अभी डॉक्टर रॉय साहब की बात से समझ में आया, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे यंग दोस्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो कुछ नया बिजनेस आइडिया या कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो उनको कोई बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल, चारों तरफ देखते हुए एक बेसिक नीड को ढूंढने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल रॉय सर ने दिया कि बैसाखी से चलते हुए आदमी को किसी ने सोचा होगा कि जयपुर फुट एक प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल करके क्या वो नॉर्मल रूटीन नहीं चल सकता? बहुत सिंपल सी सोच है, लेकिन एक इतना बड़ा सोशल एस्टैब्लिशमेंट हो गया जयपुर फोर्ट, और उसी के साथ साथ कितने ही प्रोस्थेटिक और भी ऑर्गेनाइजेशंस आए जिन्होंने कितने लाखों लोगों की मदद की। इसी तरीके से बस हमें अपनी चारों तरफ देखना है एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड, और हम उसके ऊपर काम करें तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है। अमेजिंग, क्या बात है, बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी है। सो रॉय सर, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लिखने में, राइटिंग में, बुक्स में, बिकॉज वी आफ्टर लिसनिंग टू योर प्रोग्राम सो मेनी पीपल वुड एक्चुअली बी अर्निंग टू रीड द टाटा नेस। आपसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द फ्यूचर सर? अभी नेक्स्ट बुक कौन सी होने वाली है, कौन सा टाइटल, क्या कुछ बताइए ना उसके बारे में। Thank you, sir. The next book I am writing is called Tata Ness Reloaded. Ooh, wow. Okay, that's nice. In the first book, हमने शुरुआत की थी लीडरशिप प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस से। उन प्रैक्टिसेस को लेकर के इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप हुए। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बिल्ड हुआ, साइंस के लिए IESR बिल्ड हुआ, टिस का निर्माण हुआ, टाटास के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए टास्क का निर्माण हुआ जी। और उसके अलावा टाटा स्ट्राइव है जो स्किलिंग के लिए काम करता है। टाटा ट्रस्ट बहुत से इनिशिएटिव्स लेता है। उन इनिशिएटिव्स को लेकर के, उन स्पिरिट को लेकर के और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया और उसके एग्जीक्यूशन से समाज को क्या फायदा हुआ, उसके ऊपर ये किताब है जिसका नाम है टाटा नेस। सिंपल लॉजिक है और सिंपल है प्रिंसिपल टू सर्विस and purpose driven growth. Okay. So Tata Ness Reloaded will be an example
or will be a description of examples where the good spirit has further enhanced and it's worked in social areas. So I hope very soon I will be able to share the book with you. And this book I think will also enable, as you said, entrepreneurs के लिए कि social entrepreneurs हम कैसे create कर सकते हैं, social entrepreneurship को हम कैसे grow कर सकते हैं, and we be profitable with social entrepreneurship, which is more important. So motive is purpose driven growth, profit and service to the nation. This is what is the theme, and I'm hopeful कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने रख सकूंगा इस किताब को, और बहुत आप खूब सबका सर। प्यार मिलेगा जैसे मुझे टाटा नेस के ऊपर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वाओ, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, दैट्स सो क्यूट। और जाहिर से बात है, जितने भी हम लोग यंग प्रोफेशनल्स कह लीजिए, यंग ऑडियंस कह लीजिए, या फिर हमारे जैसे उम्र दराज लोग भी जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आज एक नई विंडो ओपन हुई है. वी वुड गेट अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू peep into deep ethics and values of Tata, as well as जो उन सारी वैल्यूज़ के ऊपर उठ के जो एक मानवीय वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको भी एक अलग पर्सपेक्टिव में देखने का मौका आज हमें मिलेगा, क्योंकि कभी सोचा नहीं इतना गहराई से सर, इतने गहराई से सोचा नहीं. ब्यूटीफुल. बस सर, चलते चलते मैं एक बहुत छोटा सा दिमाग में सवाल आ रहा है. दो ऑफ कोर्स ये जो बुक है टाटा नेस उससे शायद रिलेटेड ना हो, बट स्टिल मैं पूछ लेना चाहूँगा, क्योंकि आप एक एकेडमिशियन हैं, IIM जैसे प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशंस में शेयर कर रहे हैं अपने थॉट्स. तो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैम्बॉयंसी एंड क्लास? ये ठीक उसी तरह से है कि आपकी चेस्ट पे, जैसे एक फौजी युद्ध लड़के आता है तो उसके चेस्ट पे बहुत सारे मेडल होते हैं. ओके ओके. ये डिफाइन करता है आपका क्लास, आप कैसे रहे, आपने अपने जीवन में क्या किया, आप किस स्तर तक पहुंचे. अब व्यक्ति अपने आप को सजा धजा के चमकीले कपड़े पहन करके शोकेस करने की कोशिश करे, वो फ्लैम्बॉयंसी है. वो इस चीज को फैलाने की चेष्टा कर रहा है कि तुम मेरी ओर आकर्षित हो, ना कि मेरे किए हुए कामों के प्रति आकर्षित हो, ना कि मेरी योग्यता के प्रति आकर्षित हो, ना कि मुझसे प्रेरणा लेकर के कुछ नया करने के लिए आकर्षित हो. जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि सिंप्लिसिटी और अचीवमेंट. अगर किसी फौजी के चेस्ट पे कोई मेडल लगा होता है तो उसके प्रति हमारा जो ध्यान है वो भी जाता है, और उसके प्रति हमारे मन में एक अलग श्रद्धा होती है. जी हाँ, जी हाँ. ये उसका क्लास है, ये उसका पर्पस ऑफ लाइफ अचीव करने का एक सिंबल है. बहुत खूब, बड़ी बढ़िया बात. वो फ्लैम्बॉयंसी नहीं है. अगर वो अपना मेडल अपने सीने पे लेकर चल रहा है तो दैट्स नॉट फ्लैम्बॉयंट, ही इज नॉट फ्लॉन्टिंग, दैट्स क्लास. That is his class. That is his achievement. That is where he has reached. बहुत खूब. और अगर वही व्यक्ति अपने आप को खूब सजा धजा के ड्रेस रिहर्सल करता रहे, ये सोच करके लोगों को इम्प्रेस करना है मुझे, ये सारी चीजें दिखा करके, तो वो फ्लैम्बॉयंसी में आएगी, और वो चीज रिफ्लेक्ट आपके में श्रद्धा और इंस्पिरेशन से नहीं करेगी, और वो आपको सही रास्ते पर नहीं ले जा पाएगी. एक बहुत महंगी घड़ी आपको समय तो वही बताती है, और ये भी बताती है कि आपका समय कैसा चल रहा है, लेकिन आप वो घड़ी किसको दिखा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. अमेजिंग. ये एक्चुअली आई हैड बीन जस्ट डिस्कसिंग दिस फ्लैम्बॉयंसी वर्सेस क्लास विद समबडी, तो मुझे लगा कि मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस में डॉक्टर रॉय इज द परफेक्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, एंड एग्जाम्पल के साथ उन्होंने इतना प्यारा ढंग से समझाया है. देयर आर सो मेनी थिंग्स which got cleared in my mind. Beautiful. Thank you, sir. I was able to contribute. रॉय सर, थैंक यू सो वेरी मच. बातें बहुत सारी करने का मन कर रहा है, लेकिन टाइम की एक रेस्पेक्ट है, एक लिमिट है. बट वी वुड सर्टनली सर वुड लाइक टू कम बैक in talking to you on this podcast of your new book, जिसके बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अभी से जनरेट हो रहे हैं. तो रॉय सर, चलते चलते हमारे छोटी सी बात मैं चलते चलते कहना चाहूंगा. ओ प्लीज सर, प्लीज. ये
जो पुस्तक मैं लिखी है या जो भी मैं इस तरह का एक्टिविटीज़ करता हूँ, उससे जो भी मुझे प्रेरणा मिलती है, जो स्फूर्ति मिलती है, वो तो अपनी जगह है। पर इस छोटे से उपक्रम के माध्यम से मैं जो परिवार जो कैंसर से या इस तरह की बीमारी से ख़ास तौर पे प्रभावित होते हैं, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो टाटानेस लिखने के प्रति और उस समय लिखते समय भी ये एक विचार मेरे मन में रहा कि आखिरकार इसका पर्पज़ केवल किताब ही बनाना तो नहीं है, केवल लिखना ही तो नहीं है। इससे क्या हम इससे कोई सोशल कॉज़ भी अटेंड कर सकते हैं, और मुझे लगा कि शायद कैंसर के मरीज़ और कैंसर के इलाज में टाटास का बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश में, और टाटा इसलिए भी जाना जाता है कि इस देश में कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए टाटा ने बहुत बड़े संस्थान शुरू किए हैं। बम्बई में हैं, पंजाब में हैं, बंगाल में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो मैंने भी अपने इस छोटे से प्रयास से ये प्रयास किया है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैंसर के जो पेशेंट्स हैं या जैसे परिवार हैं जिनके ऊपर इस तरह की विपदा आई है, मैं उनकी मदद कर सकूँ। तो ये मेरा अपना संतुष्टि का कारण है इस पुस्तक को लिखने के लिए या आगे की पुस्तकों को लिखने के लिए, कि एक एक कहावत है कि गिलहरी का भी छोटा-सा, एक चिंदी का भी योगदान जो है, एक कंकर का भी योगदान उस पुल बनाने में था जिस पर चढ़ के भगवान श्री राम एक देश से दूसरे देश गए या उन्होंने समुद्र को पार किया। तो ये किंकर प्रयास है कि मैं उन परिवारों को इस माध्यम से कुछ सहायता कर सकूँ, कुछ मार्गदर्शन कर सकूँ, कुछ प्रेरणा दे सकूँ, उनके साथ उनके इस कठिन वक़्त में खड़ा हो सकूँ। अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। हम सब आपके साथ हैं डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, बिकॉज आई वॉज इन एसोसिएटेड विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर 35 ईयर्स, और इंसिडेंटली मैं एंटी कैंसर ड्रग्स में था। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के मतलब वो तो हमारे लिए एक तरीके से तीर्थ है, मक्का मदीना टाइप से, मतलब तीर्थ है कि भाई वो टाटा। सो आई कैन रिलेट टू दिस, आपने जो कुछ भी कहा, और हम सभी इस बात को सुनने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद रिलेट कर पा रहे होंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं आभारी हूँ आपका, आपके श्रोताओं का, दर्शकों का, प्रोड्यूसर का, चैनल का, कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और मेरा हमेशा ये सार्थक प्रयास रहेगा कि किसी भी माध्यम से अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ, तो अपने आप को मैं सफल समझूँगा। मैं धन्यवाद दे सकूँगा उस प्रभु को कि मुझे ऐसा मौका मिला। आपके सभी श्रोताओं को, सभी परिवार के सदस्यों को और सभी देशवासियों को मेरा शत-शत नमन है, प्रणाम है और धन्यवाद है कि आपने मुझे समय और अवसर दिया, और अपन सब प्रसन्न रहें, एंड लेट्स मेक इंडिया अ हैप्पी कंट्री, नॉट ओनली प्रॉस्परस रिच बट अ हैप्पी कंट्री इज़ व्हाट आई हैव अ बिगर ड्रीम फॉर माय पीपल। थैंक यू Thank सो you, मच sir. सर, थैंक यू। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात।